हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का वेलकम, स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल फिजिक्स विद सायन में। तो अगर आपके दिल में अपने देश के लिए बहुत प्यार है और अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और आपको नहीं पता कैसे हम लोग देश को सेवा करेंगे, तो जैसे मैंने एनडीए एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस किया था, वैसे एक और एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सीडीएस एग्ज़ाम। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में हम लोग एनडीए एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं। उसको मैंने पूरा बहुत ही डिटेल्स में समझाया था, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देकर रखूंगा। लेकिन अगर आप लोगों ने एनडीए एग्जाम अभी देने के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब आप लोग का एज पार हो गया है, तो आप लोग कौन सा एग्जाम दे पाएंगे? क्योंकि एनडीए का एक सर्टेन एज होता है, उसको पार हो जाने के बाद आप लोग कौन सा एग्जाम और आप लोग के पास बचा है, जैसे कि आप लोग जिसके मदद से आप लोग देश की सेवा कर सकते हैं, तो वही एग्जाम है सीडीएस एग्जाम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस सीडीएस एग्ज़ाम क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कहाँ कहाँ हमें सर्विसेज मिलेगा इस एग्ज़ाम के थ्रू, फिर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, स्टाइपेंड कैसे मिलेगा और प्रमोशंस कैसे होता है सीडीएस एग्ज़ाम में। तो चलिए, तो सबसे पहले व्हाट इज सीडीएस एग्ज़ाम। तो सीडीएस का मतलब क्या है? सीडीएस स्टैंड्स फॉर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज। और इस एग्जाम के थ्रू हम लोग इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में हम लोग अपना जॉब सिक्योर कर सकते हैं। तो ये मैं सिर्फ जॉब नहीं बोलूँगा, ये देश के लिए अल्टीमेट सेवा बोलूँगा। तो कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस एग्जाम के थ्रू हम लोग इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए रिक्रूट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा ये क्या क्या इसके अंदर, मतलब सर्विसेज कहाँ कहाँ करने मिलता है। तो हम लोग कहाँ कहाँ सर्विस कर पाएंगे इस एग्ज़ाम के थ्रू? तो सर्विसेज कहाँ पर कर सकते हैं? नंबर 1 हम लोग कर सकते हैं, मतलब कहाँ पर हमें ट्रेनिंग दिया जाएगा? तो सबसे पहले आप लोग को दिया जाएगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग जा सकते हैं। नहीं तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग, अभी किस में क्या ट्रेनिंग होता है सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा, पहले मैं नाम लिख देता हूँ। तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जिसे हम लोग बोलते हैं OTA। उसके बाद आप लोग जा सकते हैं इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन नेवी के लिए INA, और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी AFA। तो ये 3-4 ऑप्शंस क्या है? तो सबसे पहले IMA या इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो इंडियन आर्म फोर्स के लिए, इंडियन आर्मी के लिए रिक्रूट किया जाता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी के थ्रू। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी भी इंडियन आर्मी के अंडर ही पड़ता है, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म पीरियड है, शॉर्ट पे स्केल। मतलब यहाँ पर आप लोग IMA में पूरा आप लोग को जो ट्रेनिंग दिया जाएगा, ये पूरा आप लोग का एक परमानेंट नौकरी, लेकिन ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी एक टेम्पररी है, मतलब शॉर्ट पे स्केल। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मतलब दोनों ही आर्मी के लिए, लेकिन ये वाला बहुत ही लॉन्गर पीरियड के लिए, और OTA में जो आप लोग को होगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, शॉर्ट पे स्केल। और इंडियन नेवल एकेडमी क्या है? इंडियन नेवल एकेडमी INA, यानी यहाँ पर इंडियन नेवल एकेडमी, मतलब आप लोग इंडियन नेवी के लिए आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा। और इधर AFA में इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, आप लोग को एयरफोर्स में पायलट, एयरफोर्स के हम लोग का जो देश का जवान है जो AFA में काम करे, उन लोग का ट्रेनिंग इधर दिया जाएगा। तो ये है 4 जगह में आप लोग को रिक्रूट हो पाएंगे सीडीएस एग्जाम को, 4 जगहों में आप लोग रिक्रूट हो पाएंगे। तो हम लोग देखेंगे एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं, तो गर्ल्स कैंडिडेट के एलिजिबल है, फीमेल कैंडिडेट के एलिजिबल है। तो फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल है, लेकिन उन्हें सिर्फ OTA में अप्लाई कर पाएंगे। मैं क्या बोलूँ अच्छे से देखिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर बोलूँ मैं, तो एलिजिबिलिटी, तो सबसे पहले बॉयज़ कैन अप्लाई टू ऑल, बॉयज़ या मेल कैंडिडेट्स, बॉयज़ छोड़ दिए, मैं मेल कैंडिडेट्स बोलता हूँ, मेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू ऑल IMA, या मैं बोलूँ OTA या INA या AF, इन चारों में ही
किस चारों में से किसी एक में कोई भी मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसका भी क्राइटेरिया है कौन कौन मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे, उसका अप्लाई है। और अगर मैं फीमेल कैंडिडेट्स का बात बोलूँ, फीमेल कैंडिडेट्स कैन ओनली अप्लाई टू OTA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सबसे पहले अगर कोई फीमेल कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग को ये जानना पड़ेगा, आप लोग के लिए 4 ऑप्शन खुला नहीं है, आप लोग के लिए सिर्फ एक ऑप्शन खुला है जो कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है। आप लोग OTA में सर्विस कर पाएंगे। इसके बारे में अगर मैं एज के बारे में बोलूँ तो एज कैटेगरी कितना है, मैं IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी या अगर मैं इंडियन नेवल एकेडमी के बारे में बोलूँ तो इसका एज लिमिट है 19 ईयर्स टू 24 ईयर्स। 19 से 24 ईयर्स किसका है, IMA और INA। उसके बाद AFA के लिए एज लिमिट क्या है बच्चों, AFA के लिए एज लिमिट है 20 से 24 ईयर्स। यह है इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए 20 से 24 ईयर्स आपका एज लिमिट रहेगा। और अगर मैं बोलूँ OTA में 1 साल का ज़्यादा आप लोग को रिलैक्सेशन रहेगा जो कि 19 से 25 ईयर्स, यह है एज लिमिट। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी और नेवल एकेडमी के लिए 19 से 24, इसके लिए 20 से 24 और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी 19 से 25 ईयर्स। तो जिन बच्चों को यहाँ पर अगर पहले चांस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप लोग यहाँ पर भी फिर से अप्लाई कर पाएंगे। ये आप लोगों के पास ऑप्शन खुला रहेगा, OTA में आप लोग अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि 1 साल का रिलैक्सेशन हो रहा है। इसके बाद अगर मैं आपका हाइट कितना होना पड़ेगा, अगर मैं मेल के लिए बोलूँ, मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट होना पड़ेगा 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट होना पड़ेगा 152 सेंटीमीटर। ये है हाइट का क्राइटेरिया। तो ये अभी तक मैंने एजुकेशन बैकग्राउंड में नहीं किया, अभी तक सिर्फ मैं आप लोग ओवरऑल आप लोग को बोल रहा हूँ। तो ये पहले आप लोग चेक कर लेना कि आप लोग का एज अंदर मतलब आप लोग का लिमिट में एज है कि नहीं, फिर आप लोगों का हाइट ठीक है कि नहीं, ये सब आप लोग पहले से चेक कर लीजिएगा। अभी मैं कहाँ पर जाऊँगा, क्या क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट होता है इन पोस्ट के लिए। तो अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात बोलूँ अभी तो देख लेते हैं। अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोलूँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो सबसे पहले अगर मैं इंडियन IMA में होना चाहता हूँ, इंडियन मिलिट्री एकेडमी या OTA में होना चाहता हूँ, मतलब IMA या OTA में दोनों ही सेम है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, हमें बैचलर्स डिग्री करना पड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट में। बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप लोग BTech भी हो सकता है, BA भी हो सकता है, BSc भी हो सकता है, BCom भी हो सकता है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप लोगों के पास एक बैचलर्स डिग्री होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले हम मिलिट्री एकेडमी या आप लोग ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए ये आप लोग का रिक्वायरमेंट रहेगा। इसके बाद अगर मैं बोलना चाहूँ INA इंडियन नेवल एकेडमी के लिए, तो आप लोगों को BTech डिग्री आप लोग को होना पड़ेगा। INA के लिए आप लोग का बैचलर्स इन इंजीनियरिंग ये डिग्री आप लोग का होना मस्ट है। और अगर मैं बोलूँ AFA इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में, तो आप लोग बैचलर्स तो रहेगा, लेकिन अगर बैचलर्स इन इंजीनियरिंग नहीं है, आप लोग नॉर्मल बैचलर्स डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होने से ही होगा, लेकिन आपका क्लास 12 के कॉम्बिनेशन में फिजिक्स और मैथ्स रहना पड़ेगा। अगर मैं AFA का बात बोलूँ, बैचलर्स डिग्री मतलब आप BTech भी हो सकता है, BSc भी हो सकता है, कोई भी डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये तो एक क्राइटेरिया हुआ। और इसके साथ और एक तो एडिशनल क्राइटेरिया ये है कि आप लोगों का क्लास 12 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी रहना ही पड़ेगा, ये है कंपलसरी। अगर ये नहीं रहा तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो देख लीजिए, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आप लोग को बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, INA इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आप लोग को इंजीनियरिंग में बैचलर्स रहना पड़ेगा, और AFA जो कि है हमारा एयरफोर्स एकेडमी, आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी बैचलर्स डिग्री BA, BSc, BCom कोई भी डिग्री होने से होगा, लेकिन आप लोग क्लास 12
के कॉम्बिनेशन में आप लोग को फिजिक्स और मैथ्स रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। यह है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके अलावा और एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि यू शुड बी अनमैरिड। ये स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है। कब तक अनमैरिड रहना पड़ेगा? ये जिंदगी भर नहीं, ये है बिफोर एग्जाम प्लस ड्यूरिंग ट्रेनिंग। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एग्जाम के पहले और ट्रेनिंग पीरियड के टाइम में आप लोगों को अनमैरिड रहना पड़ेगा। ये है स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर CDS एग्जामिनेशन। अभी मैं बोलना चाहूँ एग्जाम पैटर्न कैसे होता है। तो आप लोग समझ गए CDS एग्जाम के थ्रू कहाँ कहाँ मिलता है एकेडमी है। आप लोग समझ गए IMA, INA, OTA, उसके बाद AFA, उसके बाद क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ गए। अभी हम देखेंगे एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर मैं बोलूँ अभी, तो एग्जाम पैटर्न, इसमें एग्जाम पैटर्न मोरली और लेसली 3 स्टेजेस में होता है, लेकिन 2 अलग कैटेगरी है। मतलब INA, IMA और AFA का एक अलग कैटेगरी है और OTA का एक अलग कैटेगरी है। लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन है कि ये 3 स्टेजेस का एग्जाम होता है। स्टेज वन क्या है अगर मैं बोलना चाहूँ, स्टेज 1 क्या है? रिटन टेस्ट। स्टेज 2 क्या है? SSB टेस्ट। और स्टेज 3 क्या है? हमारा मेडिकल टेस्ट। ठीक है। अगर मैं अभी बोलना चाहूँ, अगर मैं किसके लिए बोलूँ, अगर एग्जाम पैटर्न फॉर IMA, INA और अगर मैं बोलूँ किसको, AFA, तो इन सब का एग्जाम पैटर्न क्या होता है? तो इन लोग का जो स्टेज 1 में होता है, तो स्टेज 1 में इन लोग का जो रिटन टेस्ट होता है 3 सब्जेक्ट के ऊपर होता है। इनका रिटन टेस्ट जो होता है 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर होता है। किसके उसके ऊपर होता है? इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स के ऊपर। इन तीनों सब्जेक्ट के ऊपर इन लोगों का रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट मतलब क्या? रिटन टेस्ट जैसे मैंने NDA में बताया था, सिमिलरली वैसे ही यहाँ पर हमारा MCQ पैटर्न का टेस्ट होता है, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और ये आप लोग का सब ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से OMR शीट में आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। तो इंग्लिश में कितना क्वेश्चन रहता है? इंग्लिश में आप लोग को टोटल 120 क्वेश्चंस करना पड़ेगा और इसके लिए आपका टाइम रहेगा कितना? मतलब क्वेश्चंस 120 और आप लोग का टाइम रहेगा 2 आवर्स का टाइम रहेगा। मतलब किसी भी टाइप MCQ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आप लोग का हो रहा है, तो मैं कहा था 120 क्वेश्चन 2 आवर्स। और इसका अगर मैं मार्क्स का पैटर्न बोलना चाहूँ तो इसका 2 आवर्स तो हो रहा है, तो 120 क्वेश्चन में मार्क्स कितना होता है? 100 मार्क्स और टाइम आप लोग का है 2 आवर्स। अगर जनरल स्टडीज का बोलो, इसका भी 120 क्वेश्चंस होता है, इसका कितना होता है? 100 मार्क्स और टाइम कितना? 2 आवर्स का। अगर मैं मैथमेटिक्स के बारे में बोलूँ, यहाँ भी आप लोगों को 120 क्वेश्चंस करना पड़ता है, टाइम कितना मिलता है? 100 मार्क्स का वो क्वेश्चन आप लोग को टाइम मिलता है 2 आवर्स। टोटल आप लोग का 300 मार्क्स का इधर एग्जाम होगा। ये CDS का हमारा जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए आप लोग का स्कीम है। इसके बाद स्टेज 2 क्या होगा? और ये जो होगा, ये रिटन टेस्ट, ये सब कुछ ही 1 दिन के अंदर होगा। 1 डे प्रोग्राम में, इसको अच्छे से ख्याल रखना। ये 1 दिन के अंदर ही तीनों एग्जाम होगा। लेकिन अभी मैं जिसको बोल रहा हूँ SSB टेस्ट, ये आप लोगों का एक पर्सनैलिटी और इंटरव्यू टेस्ट है। ये पूरा 5 डे प्रोग्राम है। अगर आप लोग स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं तब आप लोगों को बुलाया जाएगा। 5 दिन तक ये SSB टेस्ट होगा। और ये SSB टेस्ट सबसे बड़ा पड़ाव है। मैं क्यों बोल रहा हूँ इधर, ये समझिए, क्योंकि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके आप लोग स्टेज 1 रिटन टेस्ट अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। लेकिन SSB टेस्ट ओरिजिनल इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन नेवल फोर्सेस, इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स आप लोगों का ये इंटरव्यू लेंगे। आप लोग का पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, ग्रुप टास्क होगा, इंटरव्यू होगा। आप लोग का पूरा अंदर देखा जाएगा। आप लोग क्या खुद एक इंडियन सर्विस करने के लिए, देश का इतना बड़ा सर्विस करने के लिए आप लोग क्या बने हो, वो पूरा पर्सनैलिटी टेस्ट आप लोग का इधर होगा। तो ये टेस्ट सबसे हार्ड है। तीनों टेस्ट में SSB टेस्ट सबसे हार्ड है। तो SSB टेस्ट में ये क्या टेस्ट है? ये एक पर्सनैलिटी एंड
एक पर्सनालिटी का टेस्ट होता है और आपका कितना मेंटल एजिलिटी है, एंड मेंटल एजिलिटी टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा स्टेज 2 में। और स्टेज 3 क्या है, ये आप सभी लोगों को पता है। स्टेज 3 है हमारा मेडिकल टेस्ट। यहाँ पर मेडिकल टेस्ट में देखा जाएगा कि आप लोग का हाइट ठीक है कि नहीं, उसके बाद आप लोग का वेट ठीक है कि नहीं, आप लोग अंडर वेट है या ओवर वेट है, आपका चेस्ट साइज ठीक है कि नहीं, आप लोग का कोई इंटरनल इंजरी है कि नहीं। फिर और भी बहुत सारे आप लोग का विजन टेस्ट किया जाएगा, आप लोग का कलर ब्लाइंड है कि नहीं देखा जाएगा, आप लोगों का कोई मतलब कोई दूसरा डिजीज है कि नहीं, या आप लोग रनिंग करते टाइम आप लोगों का घुटने के बीच में गैप कितना है, ये सब कुछ टेस्ट किया जाता है। तो ये मेडिकल टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग किसी भी डॉक्टर के पास जाके ये सब टेस्ट आप लोग पहले से करवा सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं आप लोगों का कहाँ कहाँ कमी है और उन खामियों के ऊपर वर्क करना आप लोग शुरू कर सकते हैं आज से। तो देखिए यहाँ पर लेकिन एक चीज़ बहुत ही इधर मतलब आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक चीज़ हम लोग कुछ कर नहीं सकते। कोई बच्चा रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर ले, फिर स्टेज 2 भी पार कर ले, लेकिन अगर मेडिकल में वो क्वालिफाई नहीं करता है तो उसको पूरा एकदम आउट कर देगा। तो मैं इसलिए बोलता हूँ पहले से आप लोग मेडिकल टेस्ट करके रखिए, फिर आप इन सब का प्रिपरेशन कीजिए। क्योंकि अगर आप लोग इतना मेहनत करके ये दोनों आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर लास्ट में मेडिकल में अगर बाहर हो जाता है आप लोगों के लिए बहुत डिप्रेसिंग होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छे से पहले आप लोग मेडिकल टेस्ट का क्राइटेरिया अच्छे से देख लीजिए, क्या क्या मेडिकल टेस्ट का क्राइटेरिया है, फिर आप लोग इसका प्रिपरेशन लीजिए। और ये रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना उतना भी कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि आप लोग अगर पास्ट ईयर्स का क्वेश्चन उठा के कुछ सॉल्व करें और देख रहे क्वेश्चन लेवल उतना हार्ड नहीं है। आप लोग मन लगा के 1 साल अगर प्रिपरेशन लेते हैं तो आप लोग रिटन टेस्ट ईजिली क्वालिफाई करेंगे। आप लोग को सिर्फ अपना फिटनेस और SSB टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया IMA, INA और AFA में। अभी अगर मैं बोलूं OTA के लिए सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए, तो सब कुछ सेम है, लेकिन जो रिटन टेस्ट होगा उधर आप लोग को मैथमेटिक्स का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ अगर IMA हुआ, अभी अगर मैं OTA एग्जाम के बारे में बोलूँ या OTA एग्जाम के क्राइटेरिया के लिए, तो इसका जो स्टेज 1 होगा, स्टेज 1 ये जो रिटन टेस्ट है, यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और जनरल स्टडीज का ही आप लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा। और कितना नंबर का एग्जाम, इंग्लिश भी आप लोग देंगे 120 मिनट्स टाइम मिलेगा आप लोगों को, जनरल स्टडीज का भी 120 मिनट्स टाइम मिलेगा। इधर आप लोगों को मिलेगा 100 मार्क्स और इधर भी आप लोगों को मिलेगा कितना 100 मार्क्स मिलेगा। और आप लोगों को कितना टाइम मिलेगा, टाइम मिलेगा आप लोगों को 2 घंटा करके 2 आवर्स, यहाँ पर भी 2 आवर्स। सिर्फ यहाँ पर मैथमेटिक्स के एग्जाम देने के लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ इन दोनों सब्जेक्ट के ऊपर आप लोग एग्जाम लिया जाएगा और ये भी पूरा 1 डे प्रोग्राम 1 दिन के अंदर कंडक्ट होगा। और आप लोग जानते हैं स्टेज 2 में क्या होगा, SSB टेस्ट, और स्टेज 3 में होगा मेडिकल टेस्ट। तो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ आप लोग को मैथमेटिक्स के एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। किसके लिए, OTA एग्जाम के लिए। अभी अगर हम लोग इसके सिलेबस के बारे में बोलना जाए तो इधर इसका सिलेबस अगर देखते हैं तो जनरल स्टडीज, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस का सिलेबस के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो इसका सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं जनरल स्टडीज के बारे में बोलूं तो जनरल स्टडीज में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स। ये पांचों चीज़ आप लोगों को जनरल स्टडीज़ में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बोलूँ साइंस में, तो साइंस में आप सभी लोगों को पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये आपका सिलेबस है साइंस में। जैसे फिजिक्स मतलब ये सभी में क्या बोलना, आप लोग क्लास 12 तक नॉलेज होने से आप लोग को होगा, ग्रेजुएशन का नॉलेज नहीं चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ आप लोग का अप टू क्लास 12 NCERT आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप लोग NCERT का सिलेबस फॉलो करें, NCERT का जो सिलेबस है उसको बेस करके पढ़िएगा। NCERT का बुक से, NCERT बुक से स्टडी करना, NCERT का सिलेबस स्टडी करना आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो जनरल स्टडीज़ में ये, साइंस में ये। फिर अगर मैं बोलूँ इंग्लिश में, तो इंग्लिश का सिलेबस है आप लोगों का बेसिक ग्रामर, सब कुछ मैं NCERT से बोल रहा हूँ, बेसिक ग्रामर,
फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर पैराजम्बल्स रहता है आप लोगों का। पैराजम्बल्स में जिग-जैग करके वर्ड दिया रहेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, पैराजम्बल्स। फिर अगर मैं बोलूँ पैराजम्बल्स के बाद आप लोगों का रहता है आप लोगों का सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड्स, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड्स। और आप लोग का एरर करेक्शन रहता है, एक लाइन दे देगा उसमें बोलेगा या पैराग्राफ दे देगा एरर निकालिए, एरर करेक्शन, ये सब रहता है, एरर करेक्शन एक्सेट्रा। तो ये सब आप लोग इंग्लिश का सिलेबस है। और अगर मैं मैथमेटिक्स का सिलेबस बोलूँ तो जो लोग OTA के लिए नहीं, जो कैंडिडेट IMA, INA और AFA के लिए अप्लाई करें तो मैथमेटिक्स का सिलेबस भी आप लोग का बेसिक एरिथमेटिक, जो लोग आप लोग मैथमेटिक्स का बेसिक सिलेबस ही है एरिथमेटिक, अलजेब्रा, जो मैथ्स जो समस्या वही एकदम बेसिक सिलेबस है, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, मेंस्ट्रुएशन, आप लोग एरिया पेरीमीटर इसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा, और क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेंस्ट्रुएशन का अंदर ही आ रहा है, और आप लोग को थोड़ा स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानने से हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स भी मतलब मीन मीडियन मोड जो आप लोग पढ़ते हैं उसके बारे में ही है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, मेंस्ट्रुएशन, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी एक साथ ही पढ़ता है, तो स्टैटिस्टिक्स और एक तो आप लोग इधर से देख लेना मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, ये सब भी नहीं है, तो ये सभी ओवरऑल सिलेबस है आप लोगों का। तो ये है आप लोगों का सिलेबस। और अगर मैं बोलना चाहूँ और इधर से क्या कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो आप लोग ओवरऑल समझ गए कि यहाँ पर हम लोग जनरल स्टडीज़ सिलेबस भी समझ गए, क्राइटेरिया भी बोल दिया मैंने, फिर एग्ज़ाम पैटर्न भी बोल दिया, और ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। ये एग्ज़ाम जैसे NDA होता है, ये एग्ज़ाम भी साल में 2 बार होता है। हैपेंस 2 times एग्ज़ाम conducted 2 times a year, साल में 2 बार कराया जाता है ये एग्ज़ाम। और कब कब करवाया जाता है, एक होता है अप्रैल में और एक होता है सितंबर में। मैं एग्ज़ाम का डेट बोल रहा हूँ, अप्रैल और सितंबर। तो किसी बच्चे का अगर बाई एनी चांस, मतलब होना नहीं चाहिए, अगर हो जाता है किसी बच्चे का एग्ज़ाम थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है तो टेंशन का बात नहीं, अगर अप्रैल का एग्ज़ाम ख़राब हुआ तो आप लोग सितंबर में भी उसको ओवरकम करके अच्छे से दे सकते हैं। तो ये आप लोग समझ गए, साल में 2 बार होता है। और इसका ट्रेनिंग पीरियड में आप लोग को स्टाइपेंड कितना मिलता है, आप लोग को स्टाइपेंड मिलता है 56,100 पर मंथ। ये आप लोग को स्टाइपेंड मिलता है कब, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। तो अगर बच्चे जो मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट देश के लिए सेवा करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा CDS एग्ज़ाम। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ डाउट रह जाता है इस एग्ज़ाम को रिलेटेड या कैसे पढ़ेंगे, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बोलना, मैं फुल स्ट्रेटेजी वीडियो आप लोग के लिए लाऊंगा। तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं। होप आप सभी लोगों को बहुत ही हेल्प हुआ आज के सेशन से। अगर ऐसा हुआ तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड थैंक यू।